IOCL के अंडर, इंडियन ऑयल के अंडर यहाँ पे एक्सपीरियंस नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल के लिए रिक्वायरमेंट्स है, जो अलग अलग रिफाइनरीज डिवीजन के लिए लगभग 7 से 8 अलग अलग रिफाइनरी डिवीजन है, उसके लिए रिक्वायरमेंट है। इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहली बात तो आपको अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे आपको सिर्फ क्लिक करना है, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फिर ये डैशबोर्ड आपका ओपन हो जाएगा, इसमें आपको एक डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है जिसको आप अप्लाई करने वाले हो। इन डिटेल में क्वालिफिकेशंस डिटेल्स आपको मैं आगे बताऊंगा। ओके, तो जब आपका पूरा आप समझ जाओगे मेन नोटिफिकेशन, तो आपको अप्लाई यहाँ से करना है, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है। कोई भी डिसिप्लिन एक ही बार सेलेक्ट करो और प्रोसीड करो, अलग अलग डिसिप्लिन को आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, कैंडिडेचर आपका कैंसिल हो जाएगा। और सेकंड थिंग, वैसे भी सारे एग्जाम्स आपके एक ही दिन होने वाले। ओके, तो अभी हम चलते हैं मेन नोटिफिकेशन की तरफ। उसमें आपको मैं पूरा बताऊंगा कि क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन है, उसके बाद में कैसा एग्जाम सिलेक्शन डेट है, किस दिन आपका इंटरव्यू रहेगा, किस दिन आपका एग्जाम रहेगा और किस दिन आपका ज्वाइनिंग का चांसेस है। सबसे पहली बात तो रिफाइनरीज डिवीजन आपको बता देता हूँ, जो भी आपको कन्वीनियंट या फिर ज़्यादा वैकेंसी वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। गुवाहाटी, बरौनी, गुजरात, हल्दिया, मथुरा, पानीपत रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, जिसको हम पीआरपीसी के नाम से जानते हैं, दिग्बोई, बाद में बोंगईगांव, उसके बाद में पारादीप। ओके, तो ये सारे अलग अलग रिफाइनरीज है, डिवीजन है, जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो विथ डिफरेंट वैकेंसीज। पोस्ट कौन से है आगे मैं आपको क्वालिफिकेशन बताऊंगा। अभी पोस्ट और नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख लो। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 जो प्रोडक्शन के अंडर है, यहाँ पे लगभग आपके 8 अलग अलग रिफाइनरीज है इसके अंडर वैकेंसीज है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो वैकेंसीज का। तो यस, जो भी आप एलिजिबल हो उसके हिसाब से आप अपना कैटेगरी या फिर आप अपना जो रिफाइनरी डिवीजन है जहाँ से आपको कन्वीनियंट है अप्लाई करने के लिए, वहाँ पे कर सकते हो। ध्यान रखना, एक ही बार अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में असिस्टेंट 4 जो है P&U का, उसके लिए भी लगभग 6 यहाँ पे रिफाइनरीज है। कम वैकेंसी है लेकिन आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल का जो है वो अलग अलग, इसके लिए गुवाहाटी, बरौनी, गुजरात, मथुरा, दिग्बोई, बोंगईगांव। उसके बाद में पानीपत, जो हम बोलते पीआरपीसी, दिग्बोई, और बाकी के लिए भी यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसीज है। ज़्यादा आपको मैंने डिटेल में नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी डिस्प्ले हो रही है, तो आप जो भी इसमें एलिजिबल अप्लाई करो। पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अच्छे से सुन लो, आगे मैं आपको बताऊंगा। बाद में मैकेनिकल की जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4, उसके लिए भी लगभग ठीक ठाक वैकेंसीज यहाँ पे है अलग अलग डिवीजन के हिसाब से, तो नोट डाउन कर लो। उसके बाद में इंस्ट्रूमेंटेशन, अगेन फॉर ऑल दी जो भी रिफाइनरीज है उसके लिए। उसके बाद में क्वालिटी एनालिस्ट 4 के लिए है वैकेंसी, फायर एंड सेफ्टी के लिए है। बाद में आपका जूनियर मटेरियल असिस्टेंट MA जो हम बोलते हैं उसके लिए वैकेंसी है। और जूनियर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए सिर्फ बरौनी में वैकेंसी है, और जो जूनियर मटेरियल असिस्टेंट है वहाँ पे भी बरौनी और आपके गुजरात में वैकेंसीज है। उसके बाद में इसका जो आपका वर्क अरेंजमेंट है वो डिपेंड करता है वर्क कैसा है, 1, 2 और 3 शिफ्ट्स, ये सब चीज़ें तो बाद में डिपेंड करेगी। उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहली जो पोस्ट आपको मैंने आपको बताया था प्रोडक्शन की, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4। यहाँ पे आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, केमिकल एंड या फिर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल, या फिर BSc मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आर ऑल्सो एलिजिबल। 50% एग्रीगेट आपका जनरल के लिए, 45% SC STs के लिए। लेकिन अगर आपका 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि एक्सपीरियंस आपका मेनली केमिस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्रीज में होगा, तो देन यू कैन डायरेक्टली अप्लाई डिस्टिलेशन कॉलम, रिएक्टर, हीट एक्सचेंजर, हेवी केमिकल, गैस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर, पेट्रोकेमिकल्स, ये सारे अगर इसमें आपका इसमें से कोई भी इसमें आपका 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई। उसके बाद में P&U की जो पोस्ट है उसमें आपका मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल में आपका डिप्लोमा चाहिए है। ध्यान रखना कि कुछ कुछ क्वालिफिकेशन सेम है, तो आपको एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो ये चीज़ याद रखना। फॉर कैंडिडेट्स पोजेसिंग, किन लोगों को एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ ये पोस्ट में। फॉर कैंडिडेट्स पोजेसिंग दी डिप्लोमा मैट्रिक विद ITI फिटर एंड होल्डिंग अ बॉयलर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट अगर आपका है, या फिर BSc विद बॉयलर अप्रेंटिसशिप आपका हुआ है,
ट्रेनिंग, तो आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं, वही आपका काउंट किया जाएगा। लेकिन बाकियों के लिए, डिप्लोमा के लिए तो खैर वही एक्सपीरियंस आपका लगेगा। एयर कंप्रेसर, स्टीम टरबाइन, आरओ प्लांट, एयर कंप्रेसर, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर, इसमें आपका 1 साल का एक्सपीरियंस यू कैन डेफिनेटली अप्लाई। उसके बाद में जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4, जो इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, आपको अलग अलग इसके हिसाब से जो रिफाइनरीज है, खैर इसका जो आपका क्वालिफिकेशन है वो तो सेम ही लगने वाला है। 3 इयर्स आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, ओबीसी एस जो और जनरल है 50%, SC ST आपका 45%। इसमें आपका जो एक्सपीरियंस चाहिए वो भी आपका अगर आपने HTLT स्विच गियर्स या फिर मोटर्स, ट्रांसफार्मर्स या फिर सब स्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन जनरेटर्स, इसमें अगर आपका पावर प्लांट्स, फर्टिलाइजर कंपनीज, इसमें अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है, आप अप्लाई कर सकते हो इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए। ओके, उसके बाद जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 PNU OM का भी वही आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो ध्यान से अप्लाई करना क्योंकि आप एक ही पोस्ट को कर सकते हो। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर मैकेनिकल 3 इयर्स डिप्लोमा, जनरल OBC 50%, SC ST and PWD 45%, 1 year experience, again same fertilizer, refineries, then columns, boilers, turbines, mechanical seals, compressors, gas, steel, वो सारे इसमें अगर आपका एक्सपीरियंस है, यू कैन अप्लाई पावर प्लांट्स, लार्ज इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन का, उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, दोज डिप्लोमा कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। 50% आपके मार्क्स एग्रीगेट जनरल होने चाहिए, जनरल में होने चाहिए, जनरल कैटेगरी। OBC भी वही है 45%, SC ST। उसके बाद में 1 ईयर आपका एक्सपीरियंस, जैसे कि इंस्ट्रूमेंटेशन की तो ऑटोमेशन की पोस्ट है, तो DCS PLC पे आपने काम किया होना चाहिए, अलग अलग केमिकल, फर्टिलाइजर, पावर प्लांट, गैस प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज या फिर कोई भी लार्ज इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। ओके, बाद में स्मार्ट पोजिशनर लूप और जो कैस्केड कंट्रोल वगैरह लूप और कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। उसके बाद में जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट का जो पोस्ट है, BSc फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री या फिर मैथमेटिक्स, दे कैन अप्लाई टू दैट पोस्ट। 50% आपका जनरल OBC, 45% SC ST PWD। 1 ईयर आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ऑटो एनालाइजर, AAS, XRA, फ्लैश पॉइंट्स, केमिकल प्लांट्स एंड पावर प्लांट्स, इसमें अगर है आपने इंस्ट्रूमेंट हैंडल किए हैं, HPLC, GC, ICAP, तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर फायर एंड सेफ्टी, तो इसका तो बहुत सिंपल है कि आपका जो है वो मैट्रिक प्लस सब ऑफिसर कोर्स फ्रॉम NFSC नागपुर या फिर इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी अदर इंस्टीट्यूट, हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड्स यहाँ पे आपको बहुत ज़रूरी है, 165 सेंटीमीटर्स हाइट, चेस्ट 681 अनएक्सपांडेड एंड 86 एक्सपांडेड। बाद में BMI भी आप एक बार चेक कर लो, बॉडी मास इंडेक्स। ओके, मेडिकल स्टैंडर्ड्स आई के, ये सारे इंपॉर्टेंट है, प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस आपका। फायर एंड सेफ्टी सेटअप इन्वॉल्विंग हैंडलिंग फायर फाइटिंग यस इक्विपमेंट, फायर वाटर नेटवर्क, तो इसमें आपका एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद में जूनियर मटेरियल असिस्टेंट या फिर टेक्निकल असिस्टेंट, 3 इयर्स डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, अगेन सेम क्राइटेरिया विद द परसेंटेज। 1 ईयर आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन क्या, स्टोर्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, परचेज मैनेजमेंट, इसमें अगर आपका है ERP सिस्टम्स लाइक SAP, अगर आपको है तो प्रीफर किया जाएगा। जूनियर नर्सिंग असिस्टेंट जो आखिरी पोस्ट है, 4 साल का BSc नर्सिंग और 3 साल का डिप्लोमा इन नर्सिंग। ओके, इसमें अगर आपका है तो यू कैन अप्लाई, एंड 1 ईयर आपका एक्सपीरियंस सेम फील्ड में आपका चाहिए इन हॉस्पिटल, ओके, नर्सिंग होम, इफ़ यू हैव, तुम आप लोग अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट जो चीज़ है, ये रहा आपका पूरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ओके, ध्यान से अप्लाई करना क्योंकि जैसे मैंने बताया, एक पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो, एक ही पोस्ट को। ओके, डिप्लोमा BSc IT in branch subjects as specified against respective post only consider as a eligible qualification। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि बहुत से बच्चों को एक चीज़ का कंफ्यूजन होता है कि मतलब मैं ये ब्रांच एलिजिबल है या नहीं, तो ये चीज़ उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो मेंशन है वही आपका एलिजिबल क्वालिफिकेशन है। ओके, BSc ITI diploma in other than specified branch shall not be
कंसिडर्ड। ओके, ये चीज याद रखना। ओके, उसके बाद में आपका कैंडिडेट्स पोजेसिंग द डिप्लोमा अंडर रिकॉग्नाइज लैटरल एंट्री स्कीम, ओके, क्लास 12 ITI admitted second year of diploma shall also consider a subject to meeting the prescribed percentage of the aggregate of the 4 semester। ऐसा होता है मोस्टली डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए, बता रहा हूँ कि बच्चे ITI करके डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन आपका डिप्लोमा में लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है, 2 सेमेस्टर आपके कम हो जाते हैं, तो आपका 4 सेमेस्टर का ही स्कोर उन्होंने मतलब वो लोग कंसिडर करेंगे एग्रीगेट। उसके बाद में MSc केमिस्ट्री जो है वो एलिजिबल नहीं है 201 और 206 पोस्ट के लिए। जो 201 और 206 पोस्ट के लिए है वहाँ पे आपका MSc केमिस्ट्री जो है वो एलिजिबल, वो लोग एलिजिबल नहीं है, सिर्फ BSc ही एलिजिबल है। रेगुलर फुल टाइम ITI कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय शाल बी कंसिडर फॉर 202 एंड 204। 202 और 204 जो पोस्ट कोड है उसके लिए आपका रेगुलर ITI फिटर का होना चाहिए। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट कि हायर क्वालिफिकेशंस आर नॉट एलिजिबल, BTech MBA CA LLB MCA या फिर जो भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिए हैं, इवन द MSc इज नॉट एलिजिबल। ओके, तो ये चीज याद रखना। पार्ट टाइम या फिर डिस्टेंस एजुकेशन आपने करस्पॉन्डेंस किया है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो, आपका रेगुलर होना चाहिए एजुकेशन। ओके, फुल टाइम होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। बाद में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो स्टार्टिंग में मैं आपको बताते आया हूँ, टू कैंडिडेट्स अलाउड टू अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट इन केस ऑफ रिसिप्ट ऑफ मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर मोर देन वन पोस्ट ऑल द एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। ओके, तो ये चीज याद रखना। ओके, उसके बाद में बात करें रिजर्वेशंस की, SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स के लिए, EWS कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या रिलैक्सेशन रहेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट तो अगर आपका अगर सर्टिफिकेशंस या फिर जो भी वैलिडिटी कास्ट सर्टिफिकेट नॉन क्रिमिलियर नहीं होता है तो आपको कोई भी रिलैक्सेशन एज में नहीं मिलेगा, ये याद रखना। ओके, उसके बाद में क्या क्या रिलैक्सेशन आपको मिलेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट तो रिटर्न टेस्ट में 5% आपका रिलैक्सेशन रहेगा। उसके बाद में जो है आपका सेकंड क्लास रेल फेयर आपको मिलेगा, ओके, रियम्बर्स हो जाएगा। जो भी प्लेस आपका रिटर्न टेस्ट या फिर जो भी आपके स्किल टेस्ट प्रोफिशिएंसी या फिर फिजिकल टेस्ट आपका रहेगा अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो। यस, उसके बाद में SC ST PWD जो है इनके लिए कोई भी फीस नहीं है अप्लाई करने के लिए। और एक चीज़ तो खेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बता दिया है मैंने कि 45% उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया है, 45% आपको एग्रीगेट होना चाहिए और 50% आपका जो है वो जनरल वालों के लिए। एज लिमिट 18 से 26 फॉर जनरल कैंडिडेट्स, अब तक उन्होंने बताया यहाँ पे मेंशन नहीं किया था, तो एज लिमिट आपका 26 तक अगर है तो आप चलेगा। उसके बाद में 26+5 SC ST और 26+3 OBC, ओके, नॉन क्रिमिलियर। तो ये है रिलैक्सेशन। उसके बाद में यस, बाकी आपको अलाउंसेस सारे मिलेंगे जो भी है, एज इट इज़ अ परमानेंट जॉब, परमानेंट पोस्ट, तो आपको मिलेंगे सारे। उसके बाद में डेट ऑफ द पर्पस ऑफ पोजीशन ऑफ द क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मीटिंग एज क्राइटेरिया 30/9 मतलब 30 सितंबर आपको आप पकड़ा जाएगा कट ऑफ डेट। अभी चलते हैं सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की ओर। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी जो है विल बी कंप्राइज रिटर्न टेस्ट, स्किल टेस्ट, प्रोफिशिएंसी एंड फिजिकल। अभी रिटर्न टेस्ट तो सबका होगा, उसके बाद में जो होगा वो डिपेंड करता है आपकी पोस्ट क्या है। कुछ लोगों का स्किल होगा, कुछ लोगों का प्रोफिशिएंसी, जहाँ पे फिजिकल टेस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे BMI वगैरह मांगा था वो पोस्ट में, तो वहाँ पे आपको फिजिकल टेस्ट देना पड़ेगा। तो SPPT जो शॉर्ट फॉर्म है, स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट, इज ओनली फॉर क्वालिफाइंग नेचर। आपका मेनली क्या पकड़ा जाएगा, रिटर्न टेस्ट के मार्क्स, लेकिन क्वालिफाई करना जरूरी है। कैंडिडेट्स विल हैव टू सिक्योर 40% मार्क्स इन द रिटर्न टेस्ट टू क्वालिफाई। ओके, और यहाँ पे 5% रिलैक्सेशन जैसे मैंने आपको बताया, तो 35% आपके मार्क्स होने चाहिए SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए। फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द नोटिफाइड पोस्ट एट गुवाहाटी, बरौनी, गुजरात, दिग्बोई, बंगईगांव, रिटर्न टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट द लोकेशन ऑफ रिस्पेक्टिव रिफाइनरी यूनिट, जो मैंने अभी नाम बोले। उसके बाद में फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग हल्दिया, बाद में मथुरा, पानीपत, पेट्रोकेमिकल PR, यस, जो PCPR आपका जो है, रिटर्न टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट कोलकाता।
तो जो चार पहले बोले उनके रिस्पेक्टिव यूनिट में ही होंगे, और जो अभी आपको बताया वो होंगे आपके कोलकाता में। और उसके बाद में यस कोलकाता या फिर दिल्ली, पानीपत दिल्ली। उसके बाद में यस कोलकाता दिल्ली और भुवनेश्वर में होंगे, सॉरी, ओके। एग्जैक्ट वेन्यू डिटेल्स विल भी आपको एडमिट कार्ड पे मिल जाएंगे, जैसे आएंगे मैं आपको बता दूंगा। एडमिट कार्ड्स फॉर द रिटर्न टेस्ट विल बी इशूड एज द यस प्राइमा फेसी एलिजिबल कैंडिडेट्स बेसिस ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म्स जो अभी आप भरोगे उसके ऊपर से। ओके, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स इन द रेशियो 1/2। तो ये 1/2 सब्जेक्ट टू मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन रिटर्न टेस्ट। उसके बाद में आपको एसपीपीटी टेस्ट में जाना पड़ेगा। तो 1/2 आपका रेशो होगा। अगर इनकेस टाई होता है मार्क्स में तो last position on the shortlisted for SPPT. All such candidates shall be called for the SPPT even if the total number exceeds the prescribed ratio. तो ये चीज होगा। अगर सेम भी हो गए किसी के मार्क्स तो उनको SPPT पे बुलाया जाएगा, और बाद में वो चीज वो लोग देखेंगे क्या कर रहे हैं। बिफोर द लास्ट पोजिशन while drawing a list, the last few names in the proportion to the prescribed ratio will get eliminated. Candidates wise merit list will be drawn on the basis of marks obtained in the written test out of the state short list only for such candidates who qualify the SPPT. तो सिंपल है, आपका रिटर्न होगा, उसके बाद क्वालिफाइंग जो भी क्वालिफाई करेंगे शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे 1/2 रेशो के हिसाब से। रिटर्न टेस्ट के बाद उनका SPPT होगा, उसमें से जो क्वालिफाई हो जाएंगे उनको सीधा मेरिट लिस्ट लगेगी। ओके, इन केस टाई मार्क्स एट द लास्ट पोजीशन, अगर मेरिट लिस्ट में आपका SPPT के बाद भी होता है तो सीनियर बाय एज, जिसका एज ज़्यादा उसको प्रीफर किया जाएगा। ओके, तो ये है इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया मोस्टली। चलो आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन लास्ट जो हुआ था उस टाइम पे भी 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ था रिटर्न टेस्ट, जिसमें 25 मार्क्स आपके बाकी थे, रीजनिंग वगैरह जो भी रहता है, और नॉन टेक्निकल, और 75 मार्क्स आपका टेक्निकल था। तो ऐसा सिलेबस लास्ट टाइम था। अभी जब अपडेट हो जाएगा, अभी उन्होंने सिलेक्शन मतलब जो रिटर्न टेस्ट का यहाँ पे कोई भी स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन नहीं बताया है। तो ये था लास्ट टाइम का। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि आपको प्रोफेशनल मतलब आपका जो टेक्निकल नॉलेज है उसके लिए आपको प्रीफर करना है। ओके, और जो भी आपका नॉन टेक्निकल होगा वो कम मार्क्स के लिए होगा, जैसे मैंने आपको बोला 25 वगैरह मार्क्स को रह सकता है, टेंटेटिवली आपको मैं बता रहा हूँ। जब ऑफिशियल आ जाएगा मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। ओके, तो यस ये है इंपॉर्टेंट चीज़ें। उसके बाद में जनरल इंस्ट्रक्शंस जो है, फुल एडवर्टाइजमेंट तो खैर आपको मैंने बता दिया है। उसके बाद में आपको सब ऑनलाइन करना है। हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, तो सिंपली मैंने आपको बता दिया है कि पहले ही आपको लिंक बता दी है, तो आपको जाके अप्लाई करना है वहाँ से। लेकिन उसके साथ आपको स्कैन कॉपी, आपको फोटोग्राफ सिग्नेचर की 50 KB तक की आपकी चाहिए। ओके, उसके बाद में कैंडिडेट शुड हैव द डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स प्रिटेनिंग टू एज, क्वालिफिकेशन, कास्ट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ओके, फोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, याद रखना। ओके, ऑलरेडी मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया है स्टार्टिंग में, ये नोटिफिकेशन भी मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर आपको कर दिया है। आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। ओके, इस पे जो भी अपडेट्स आएंगे मैं आपको बता दूंगा। द लिंक ऑफ द ऑनलाइन जो एप्लीकेशन विल बी ओपन फ्रॉम 21/9 से लेके 12 तक। आपको ऑनलाइन ही पे करना है, ऑनलाइन ही एप्लीकेशन करना है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आफ्टर सक्सेसफुल एप्लीकेशन, ओके, जब आपका हो जाएगा, कंसर्न अथॉरिटी एट द रिफाइनरीज अप्लाइड फॉर, जो भी आप रिफाइनरीज को अप्लाई करोगे तो आपको क्या करना है, 23/10 जो 23 अक्टूबर है, ऑर्डिनरी पोस्ट सो एज टू रीच बाय 23/10। तो ये चीज याद रखना। क्या क्या आपको भेजना है, प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ओके, ड्यूली साइन। उसके बाद में कलर फोटोग्राफ अंडर सेल्फ अटेस्टेशन, और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विच आर मेंशन बिलो। तो ये सारे जो भी आप एलिजिबल हो डॉक्यूमेंट्स के लिए वो आपको लगेंगे। ओके, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट 12 तारीख तक आपको भरना है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, फॉर ऑल द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग सबमिट वन सेट ऑफ द मेंशन डॉक्यूमेंट्स ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन एट द वेन्यू ऑफ अ रिटर्न टेस्ट। तो आपके लिए दो चीज है, दो क्लॉज है। आप ऑर्डिनरी पोस्ट से भी भेज सकते हो, जो 24/10 या फिर 23/10 से पहले पहुंच जाना चाहिए, या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है कि 24 तारीख को जो आपका एग्जाम होने वाला है, 24 अक्टूबर ऑलरेडी बता दिया है उन्होंने, उस दिन आप
वेन्यू पे भी सबमिट कर सकते हो। ओके, इफ प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स नॉट रिसीव्ड बाय द रिफाइनरीज, वेदर इट इज ऑर्डिनरी पोस्ट या फिर आपका रिटर्न टेस्ट के वेन्यू पे, तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। अब आपको कहाँ भेजना है? मोस्टली ऑर्डिनरी पोस्ट से अगर आप भेजोगे तो आपको ये जगह पे भेजना है, और अगर आप नहीं भेज पाए तो आपको याद रखना कि उस दिन आप साथ में लेके जाना है और वहाँ पे आपको सबमिट करना है। तो ये सारे रिफाइनरीज के एड्रेस हैं। बाकी मैंने एग्जाम सेंटर्स ऑलरेडी बता दिए आपको। ओके, एज रिगार्ड्स ऑनलाइन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स सेंड बाय पोस्ट, candidates shall note that same sent to any address other than those specified clause or sent by register, speed post, email, courier shall stand automatically rejected। तो ये चीज़ याद रखना, कुरियर वगैरह से आप फॉर्म मत भेजो। ओके, कोई भी गवर्नमेंट का ये होता है तो आप को ऑर्डिनरी पोस्ट या फिर सिंपल है कि रिटर्न टेस्ट के वेन्यू पे जाओ और सबमिट करो। ओके, उसके बाद में जैसे मैंने आपको 12/10 लास्ट डेट है। ओके, उसके बाद में 23 तारीख आपका ऑर्डिनरी पोस्ट या फिर 24 तारीख आप वेन्यू के दिन बाय हैंड भी सबमिट कर सकते हो। टेंटेटिव डेट 24 है और रिजल्ट है इसका 11 नवंबर। जब इसका रिजल्ट लगेगा उसके बाद आपको बताया जाएगा कि कब आपको एसपीपीटी के लिए आना है, और उसके बाद में आपका नेक्स्ट टेस्ट होगा। ओके, तो ये अभी पूरा मैंने आपको शेयर कर दिया है क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है। लिंक प्रोवाइड कर दी है, नोटिफिकेशन भी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। इसके रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई भी चेंज आता है या फिर कोई भी नया अपडेट आता है, आपको ये चैनल पे मैं तुरंत दे दूंगा। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर कोई कन्फ्यूजन है देन यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। ओके, सो थैंक यू ऑल, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हिट द बेल आइकन एंड ऑल द बेस्ट।